साल 1581 में आमेर के राजा मानसिंह मुगल सम्राट अकबर के लिए अफगानिस्तान जीतने के मिशन पर निकलते हैं। राजा मानसिंह अफगानिस्तान जाकर अपनी सैन्य कुशलता से वहां के कई बड़े बड़े कबीलों को परास्त कर अफगानिस्तान पर अकबर का परचम फहराते हैं। मानसिंह की यह जीत मुगलों के लिए बहुत बड़ी सफलता थी, लेकिन बादशाह अकबर इस बात से अनजान थी कि अफगानिस्तान से लौटते वक्त मानसिंह अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आए थे जो 400 सालों बाद आजाद भारत का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला था। मानसिंह अफगानिस्तान से बेशुमार धन दौलत लूट कर वापस लौटे। ये धन इतना अधिक था कि इसे रखने के लिए आमेर के किले में जगह कम पड़ गई। हालांकि उस वक्त तो राजा मानसिंह और उनके साथियों के अलावा किसी को भी इस खजाने की जानकारी नहीं थी, लेकिन इस घटना के तकरीबन 400 साल बाद साल 1975 में जब भारत आजाद था, तब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राजा मानसिंह की इस खजाने पर अपनी नजरें गड़ाती है और पूरे देश में इमरजेंसी लागू करने के बाद वो इसे ढूंढना शुरू करती है। लेकिन कई महीनों की मशक्कत के बाद वो सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा करती है कि उन्हें राजा मानसिंह का वो खजाना नहीं मिला। अब कायदे से यह कहानी वही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह कहानी काफी टेढ़ी है, क्योंकि अब तक हमने यहाँ पर सिर्फ दो लोगों का जिक्र किया, मानसिंह और इंदिरा गांधी। लेकिन हकीकत में इसमें पाकिस्तान भी है, जयपुर का राजघराना भी है और जयगढ़ का किला भी है, जिससे कई अनसुलझे सवाल जुड़े हैं। जैसे आखिर कैसे जिस खजाने के बारे में मुगल और अंग्रेज भी नहीं जानते थे, उसके बारे में इंदिरा गांधी को पता था? और अगर उन्हें इसका पता था तो क्या ये खजाना उन्हें सच में नहीं मिला? और अगर मिला तो उन्होंने इसका क्या किया? और आखिर इस खजाने का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन था? चलिए बताते हैं। जयगढ़ का ये खजाना इंदिरा को मिला या नहीं, ये जानने के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा इस खजाने के इतिहास से भी रूबरू हों। यह कहानी 16वीं सदी से शुरू होती है, जब भारत पर अकबर का शासन था और मुगल अपने सबसे शक्तिशाली और सुनहरे दौर से गुजर रहे थे। 1570 से 80 के मध्य भारत के कई बड़े राज्य मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे और अब अकबर अपना साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैलाना चाहता था, जिसके लिए अकबर अपने नवरत्नों में से एक महेश दास यानी राजा बीरबल को अफगानिस्तान भेजते हैं। बीरबल अफगानिस्तान जाकर वहां के कई बड़े बड़े कबीलों को हराते हैं, लेकिन इसी दौरान उनका सामना होता है अफगानिस्तान के सबसे ताकतवर कबीलों में से एक यूसुफजई कबीले से। यूसुफजई कबीला थोड़े छल और थोड़े बल से राजा बीरबल को घेर लेता है और उन्हें बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। अकबर को जब बीरबल की मौत की खबर लगती है तो वो अत्यंत परेशान हो जाते हैं और बीरबल की मौत का बदला लेने और यूसुफजई कबीले को सबक सिखाने के लिए वे इस बार अफगानिस्तान जीतने की जिम्मेदारी देते हैं अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति राजा मानसिंह को। राजा मानसिंह अफगानिस्तान जाते हैं और वहां पर यूसुफजई समेत एक एक कर कई बड़े कबीलों को हराकर बीरबल की मौत का बदला भी ले लेते हैं और भारत लौट आते हैं। लेकिन मानसिंह भारत खाली हाथ नहीं लौटे, बल्कि वह अपने साथ अफगानिस्तान के उन कबीलों से लूटा हुआ हजारों किलो सोना, चांदी और हीरे जवाहरात लेकर लौटते हैं। मानसिंह किसी तरह अकबर से छुपते छुपाते ये खजाना आमेर तक पहुंचाने में कामयाब रहे। यहां लाकर इन्होंने इसे आमेर के किले में रखवा दिया और मुगलों को इसकी भनक भी नहीं लगी। लेकिन इसके कुछ सालों बाद अरबी में लिखी गई हाफत तिलिस्मत ए अंबेरी नामक एक किताब में राजा मानसिंह के इस खजाने का जिक्र होता है। इस किताब का मतलब था आमेर के 7 खजाने, जिसके मुताबिक राजा मानसिंह ने अपना खजाना आमेर के किले में 7 पानी के टैंकों में छुपाया था। अगली कई सदियों तक जिसने भी इस किताब को पढ़ा, उसने इस खजाने को ढूंढने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ये किसी को नहीं मिला। मुगलों के बाद भारत में अंग्रेज आते हैं। अंग्रेजों ने भी इस किताब के बताए अनुसार राजा मानसिंह का खजाना ढूंढने की कोशिश की, पर वो भी असफल ही रहे। अब मुगलों की तरह अंग्रेज भी भारत से चले जाते हैं और भारत आजाद हो जाता है। आजादी के वक्त समय थोड़ा नाजुक था, इसलिए उस वक्त की सरकारों ने इस पर इतना कोई खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब आजादी के 28 साल बाद 1975 में इंदिरा गांधी पूरे देश में आपातकाल लगा देती है, तब उनका ध्यान जयपुर के इस खजाने की तरफ जाता है और यहीं पर हमारी कहानी में एक दूसरा कैरेक्टर आता है। ये कैरेक्टर था जयपुर राजघराने की रानी गायत्री देवी। खजाने की खोज के बारे में जानने से पहले आपके लिए जरूरी है कि आप इंदिरा गांधी और रानी गायत्री देवी के बीच के रिश्तों को समझें, क्योंकि इन दोनों के आपसी रिश्ते इस कहानी में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गायत्री देवी और इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी और गायत्री देवी दोनों की ही शुरुआती शिक्षा रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से हुई थी, इसलिए यह दोनों काफी कम उम्र से ही एक दूसरे को अच्छी तरह जानती थी। लेकिन गायत्री देवी हमेशा से कांग्रेस के खिलाफ थी और इंदिरा गांधी राजघरानों के खिलाफ, इसीलिए इन दोनों की ज्यादा बनती नहीं थी। और ऊपर से साल 1962 में हुए लोकसभा चुनाव में गायत्री देवी कांग्रेस की शारदा देवी को वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्जिन से हरा देती है, जिससे इंदिरा और गायत्री के बीच की ये दरारें और बढ़ गई और इन दोनों के बीच एक साइलेंट वॉर शुरू हो गई। अब इंदिरा गांधी को गायत्री देव के खिलाफ बस एक मौके की तलाश थी और साल 1975 में उन्हें वो मौका मिलता भी है। इस साल इलाहाबाद हाई कोर्ट इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी मानते हुए उन पर 6 साल के लिए किसी भी तरह का चुनाव लड़ने से रोक लगा देता है और रायबरेली से उनकी सांसदी को भी रद्द कर दिया जाता है। इंदिरा अपनी सत्ता बचाने के लिए 25 जून 1975 को पूरे देश में आपातकाल लगा देती हैं। विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर मीडिया को भी खामोश करने की कोशिश की गई। गायत्री देवी भी इससे नहीं बच पाई और उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा। अब गायत्री देवी जेल में थी और इसी दौरान इंदिरा को हाफत तिलिस्मत ए अंबेरी और जयगढ़ के खजाने के बारे में पता चला। इंदिरा को इस खजाने को पाने का इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिल सकता था। इमरजेंसी के ठीक एक साल बाद 10 जून 1976 को पुलिस, आर्मी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलकर जयगढ़ फोर्ट पर रेड करते हैं। ये आम्बेर के खजाने को खोजने की शुरुआत थी। लेकिन इस रेड के साथ एक सवाल खड़ा होता है कि जब आखिर राजा मानसिंह ने अपना खजाना आमेर के किले में छुपाया था, तो ये लोग उसे जयगढ़ के किले में क्यों ढूंढ रहे थे? तो इसका जवाब सीधा है, साल 1592 में बना आमेर का किला और 1726 में बना जयगढ़ का किला एक सुरंग के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं और कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने इस सुरंग का फायदा उठाकर जयगढ़ के साथ साथ आमेर के किले में भी खजाने को ढूंढ रही थी। उस समय जयगढ़ के किले के आसपास कर्फ्यू लगा हुआ था, इसलिए लोगों को किले के करीब जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए खजाने के खोज की ये बातें लोकल ही रहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे यह बात बाहर निकलने लगी और जल्द ही यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के कानों तक भी पहुंच जाती है। 11 अगस्त 1976 को वह इंदिरा को एक पत्र लिखते हैं जिसमें वे जयगढ़ के खजाने में पाकिस्तान का हिस्सा मांगते हैं। भुट्टो यह मांग आजादी के समय हुए एक समझौते के आधार पर कर रहे थे, जिसके मुताबिक इस खजाने पर पाकिस्तान का भी हक बनता था। पाकिस्तान अपनी तरफ से इस पत्र को लीक कर देता है, जिससे यह बात पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन इंदिरा गांधी ने हाथों हाथ इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। लगभग अगले 5 महीनों तक आर्मी, पुलिस, इनकम टैक्स और आर्कियोलॉजिकल विभाग की टीमें जयगढ़ में ही डेरा डाले रहती हैं। जयगढ़ में चल रही इस खोज के दौरान इस ऐतिहासिक किले को बुरी तरह तहस नहस किया गया। इंदिरा के बेटे संजय गांधी लगातार इस खोज पर नजर रखे हुए थे। राजनीति जानने वाले कहते हैं कि उस दौर में असली पावर तो संजय के हाथ में ही थी, इंदिरा तो बस उनकी कठपुतली थी। संजय जो कहते थे वही होता था और जयगढ़ के खजाने की खोज भी उन्हीं ने शुरू करवाई थी। पर सवाल यह उठता है कि क्या 5 महीनों की इस खोज के बाद इंदिरा गांधी यह खजाना हासिल करने में कामयाब हुई? नवंबर 1976 में इस सर्च अभियान को बंद कर इंदिरा गांधी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भुट्टो को एक जवाबी पत्र लिखती हैं, जिसमें वो लिखती हैं कि हालांकि मैंने अपनी लीगल टीम से सलाह मशवरा किया और मुझे लगता है कि अगर हमें वो खजाना मिला होता तो भी उस पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमें वहां पर कोई खजाना नहीं मिला, इसीलिए इस मुद्दे पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। भुट्टो को लिखे इस पत्र से एक बात तो क्लियर थी कि सरकार जयगढ़ में खजाना तो 100% ढूंढ रही थी, पर उन्हें यह मिला या नहीं मिला, यह प्रश्न है। बहरहाल खोज बंद होते ही सरकार आधिकारिक तौर पर यह कहती है कि उन्हें जयगढ़ में 230 किलो चांदी के अलावा कुछ नहीं मिला। सरकार की ओर से यह बात वहीं तक रखी गई, लेकिन कई लोग मानते हैं कि इंदिरा गांधी झूठ बोल रही थी, क्योंकि 1976 में जब जयगढ़ में यह सर्च अभियान चल रहा था, तब संजय गांधी और आर्मी के कई बड़े बड़े अधिकारी जयगढ़ आए थे और जाहिर है वो घूमने तो नहीं आए थे। माना जाता है कि संजय खजाने की मात्रा देखने आए थे। नवंबर 1976 में जब यह खोज बंद हुई, तब अगले दिन जयपुर दिल्ली हाईवे को आम लोगों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया और पूरा दिन इस पर सिर्फ मिलिट्री के ट्रक ही चले। ये बात शंका उत्पन्न करती है। सुनी सुनाई बातों के मुताबिक इन मिलिट्री ट्रक्स में खजाना भरा हुआ था।
कहानियों के मुताबिक सरकार को जयगढ़ में बहुत बड़ा खजाना मिला, इसलिए उन्होंने पहले तो जयपुर दिल्ली हाईवे ब्लॉक करवाकर इस खजाने को दिल्ली भिजवाया और फिर दिल्ली से इसे 2 हवाई जहाजों में भरवाकर स्विट्जरलैंड भिजवा दिया गया। हालांकि सरकार ने आज तक इन बातों को लेकर कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए इन कहानियों को हवा भी मिलती है। अब यहाँ पर एक और संशय उत्पन्न होता है। मान लीजिए हम सरकार की बात सही मान लेते हैं और इस पर यकीन कर लेते हैं कि जयगढ़ में कोई खजाना नहीं था, तो सवाल यह उठता है कि आखिर मानसिंह प्रथम का वो खजाना गया कहाँ? इसके जवाब में कहा जाता है कि मानसिंह का ये खजाना राजा जय सिंह द्वितीय को मिला और जय सिंह ने जयपुर को बसाने में इसका इस्तेमाल किया। रानी गायत्री देवी जब जेल से बाहर आई तो उन्होंने भी खजाने के बारे में कुछ नहीं कहा और सिर्फ इतना ही कहा कि वहां पर कोई खजाना नहीं था। सरकार ने सिर्फ उन्हें डराने के लिए इनकम टैक्स की ये रेड मारी। लेकिन गायत्री देवी भले ही कुछ भी कहे, इंदिरा और भुट्टो के बीच हुए पत्राचार से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सरकार ने जयागढ़ में खजाना ढूंढने की कोशिश तो की थी, पर उन्हें ये मिला या नहीं ये पता नहीं।